हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर मैं शुरू कर रहा हूं 2014 में आई हुई एक काफी थ्रिलर हॉरर सीरीज द स्ट्रेन को, जिसके पहले सीजन के एक ही एपिसोड को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और डरने की बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रेन के सारे एपिसोड्स एक एक दिन के गैप में देखने मिल जाएंगे, ताकि आप इस सीरीज को बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से समझ सको, क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी कमाल की। तो चलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक यानी कि पहले एपिसोड पर। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इस पहले एपिसोड की शुरुआत एक नरेशन के साथ की जाती है, जिसमें हमें नरेशन भूख के मतलब बता रहा होता है, जिसे इंसानों ने सबसे पहले सीखा था। और ये कभी ना मिटने वाली प्यास है जो इंसान को इंसान बनाती है। यानी कि एक तरीके से इंसान के लिए ये भूख एक प्यार की तरह है, जिस पॉइंट का पूरा मतलब हमें इस सीरीज में ही पता चलेगा कि असल में भूख और प्यार का कनेक्शन है क्या। उसके बाद इस एपिसोड में हम एक प्लेन को बर्लिन से सीधे न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होते हुए देखते हैं। लेकिन उसके लैंड के पहले प्लेन के अंदर की सिचुएशन भी हमें बताई जाती है कि इस प्लेन के एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले प्लेन के अंदर के लोगों की सिचुएशन क्या थी। और वही हमें इस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से एक खुद प्लेन के कैप्टन डॉयल है। उसके अलावा एंसिल, जोएन, गेब और एक छोटी बच्ची एमा। और इन सभी की प्लेन में देखरेख की जिम्मेदारी एयर होस्टेस रोज की है, जिसे कुछ ही देर में उसका पार्टनर पीटर अपने पास बुलाता है, यही कहकर कि प्लेन के कार्गो होल में कोई तो है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बट रोज उसे यही समझाती है कि कार्गो प्लेन में कोई पेट्स यानी कि डॉग होगा, जिसे लेकर उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन पीटर उसे यही कहता है कि कोई नॉर्मल पेट्स इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते जैसे वो चीज अंदर कर रही है, जहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा कोल्ड है। जिसके बाद रोज कार्गो होल के उस डोर को खोलकर यही चेक करती है कि नीचे कोई है भी या नहीं, और उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन जैसी ही वो इसकी कंफर्मेशन पीटर से करती है, तो अचानक से उस कार्गो होल के डोर पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है। और इस बार वो चीज अंदर नहीं रुकने वाली, बल्कि उस कार्गो होल के दरवाजे को तोड़कर सीधे ऊपर आ जाती है, जो देखने में एक मॉन्स्टर या फिर कह लो क्रिएचर की तरह दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा डिटेल हमें वहाँ पर दी नहीं जाती। और ये सीन हटता है और सीधे हमें एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जिनका काम एयरपोर्ट की टेक ऑफ करती हुई प्लेन से लेकर लैंडिंग तक की डिटेल रखना है कि कौन सी प्लेन किस डायरेक्शन में जा रही है। जहाँ अब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई है कि प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड तो हो गया है, लेकिन अपनी बिल्कुल ही गलत पोजीशन पर, जबकि उस प्लेन को बिल्कुल ही टाइम पर अपनी सही पोजीशन पर आकर पैसेंजर को उतारना था, जिससे अब तक कोई भी उतरकर बिल्कुल भी नहीं आया है। और यहाँ तक कि अब उनका कम्युनिकेशन उस प्लेन से पूरी तरीके से टूट चुका है, जो बात सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब है। और फिर प्लेन की उस सिचुएशन को बिशप को भी एक्सप्लेन किया जाता है, जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है। जिसके बाद बिशप अपनी सिक्योरिटी टीम को ऑर्डर दे देता है कि वो लोग जल्द से जल्द ऑफिशियल एजेंसी को भी कॉल करे, साथ ही साथ सीडीसी को भी, क्योंकि ये सिचुएशन अब हिसाब से काफी ज्यादा बुरी लग रही है। क्योंकि प्लेन के टोटल 210 पैसेंजर्स का कोई भी साइन उन्हें अब तक नहीं मिला है। जिस शटडाउन हुए प्लेन के पास गेब जाकर इन चीजों को नोटिस करता है कि मानो इस प्लेन के सभी यात्री अंदर ही मारे जा चुके हैं। और फिर एपिसोड के इंट्रो के बाद हमें सीधे सीडीसी ऑफिसर डॉक्टर ईव गुडवेदर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनकी पर्सनल लाइफ में भी कई ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, खास करके उनके बेटे जैक की जॉइंट कस्टडी को लेकर। यानी कि डॉक्टर गुडवेदर की वाइफ कैली ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कैली यही चाहती है कि जैक की जॉइंट कस्टडी उन दोनों को मिले, क्योंकि जैक अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और डॉक्टर गुडवेदर और कैली के अलग होने के रीजन की बात करें तो वो रीजन डॉक्टर गुडवेदर का काम है, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। और इसी के चलते वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए, जिस कारण से उनकी मैरिज लाइफ टूट गई। लेकिन कैली, जैसे कि मैंने कहा, अपने एक्स हस्बैंड की परवाह करती है और बार बार यही कहती रहती है कि वो अच्छे हस्बैंड नहीं तो एक अच्छे पिता बनकर दिखाए। इसलिए कैली की तरफ से उन्हें प्रिपेयर भी किया जा रहा है जज के सामने किस तरीके से पेश आना है उसके लिए। बट उस मीटिंग में भी डॉक्टर गुडवेदर 10 मिनट लेट पहुँचते हैं, अगेन अपने काम के चलते। और इसी बीच जब एफ मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात कैली के बॉयफ्रेंड मैट से भी होती है, जो इंट्रोडक्शन फिलहाल तो इतना भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि रॉन्ग साइड की पार्किंग में अपनी कार को खड़े कर एफ एक छोटा सा काम मैट को देकर जाते हैं कि कोई भी ऑफिसर आकर उनका चालान ना काट दे, जिसमें मैट पूरी तरीके से फेल हो जाता है। यही कहकर के ऑफिसर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। और उस मीटिंग में भी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है एफ के साथ, क्योंकि एफ उस मीटिंग को आधे में ही छोड़कर सीधे अपने काम पर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे इमरजेंसी कॉल आता है अपने दूसरे फोन पर, जिसे उसे किसी भी हालत में अटेंड करना है। इसलिए वो अपनी उस मीटिंग को छोड़कर सीधे अपने काम पर वापस लौट जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे नोरा और जिम सारे के सारी सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन
देते हैं कि ये प्लेन कई घंटे से ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा है, यानी अंदर के 200 पैसेंजर्स ने अब तक किसी भी तरीके की हलचल नहीं की है, जिसमें पायलट भी इंक्लूड है। और ये बात ऐप को काफी ज्यादा शॉक कर देती है, जिसमें ऐप को इन्वॉल्वमेंट किसी किस्म के वायरस की लग रही है, जिनके काम को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर 2 ऑफिसर आते हैं और ऐप को यही सलाह देते हैं कि वो उनके इस काम से दूर रहे, क्योंकि इंजन के बंद होने की आवाज उनके एक्सपर्ट के हिसाब से मशीन में उन्हें सुनाई दे रही है। लेकिन ऐप वहाँ पर उन्हें वायरस के नाम से इतना डराता है कि वो लोग इस मिशन के लिए आगे ऐप को ही रखते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें अब्राहम नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि एक पॉन शॉप के ओनर है, जहाँ वो जूने सामानों को कम से कम दामों में लेने का काम करते हैं। जहाँ पर क्रिस्पन नाम का शख्स अपने दोस्त के साथ एक घड़ी की सेल करने के लिए आता है, जिस घड़ी को जैसे ही अब्राहम चेक करने वाले होते हैं तो क्रिस्पन मौका देखकर उनके काउंटर से पैसे निकाल लेता है, जिसके बाद क्रिस्पन उसका हाथ पकड़कर सीधे उस पर नाइफ पॉइंट कर देते हैं, इसी वार्निंग के साथ कि क्रिस्पन के दोस्त ने अगर अपने पॉकेट से उस गन को निकालकर उनके सामने नहीं रखा तो वो क्रिस्पन की हालत बुरी कर देगी। जिस डील को क्रिस्पन मान जाता है और उसका दोस्त गन की मैगजीन निकालकर गन उनके सामने रख देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त क्रिस्पन उनके शॉप से एक घड़ी को चोरी कर लेता है, जिस बात का अब्राहम को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और वही टीवी में चल रही न्यूज उसी प्लेन की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही होती है, जिसे सुनकर अब्राहम थोड़े चिंतित हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे अपने शॉप के बनाए हुए सीक्रेट कमरे में जाते हैं और उस गन को फेंकते हैं, जिस सिचुएशन से वो आए दिन डील करते रहते हैं। इसी के साथ साथ अब उनकी चिंता उस प्लेन के इंसिडेंट्स को लेकर काफी ज्यादा बढ़ रही है और वो यही सोच रहे हैं कि ये सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है, जिस चीज की प्रिपरेशन अब्राहम ने पहले से ही कर रखी है, यानी कि उन्होंने एक सिल्वर स्वॉर्ड बना रखी है जिनसे वो उस चीज का सामना करेंगे जिससे पहले भी उन्होंने सामना किया है। और फिर उसके बाद हमें टेबल पर रखा हुआ एक जार भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर किसी का दिल है और वो धीरे धीरे धड़क भी रहा है। जिसके बाद अब्राहम उससे बात करते हुए उसे अपना थोड़ा सा खून देते हैं, जिसे टेस्ट कर उस हार्ट के बॉम्ब काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एयरपोर्ट की सिचुएशन में हम एफ और नूरा को कंटेनमेंट सूट पहनते हुए देखते हैं, यानी कि उनकी प्रिपरेशन प्लेन के अंदर जाने की हो रही है। साथ ही साथ अपने कोर्ट के चल रहे सेक्शन और थेरेपिस्ट के बारे में भी बताता है, जिन सभी की कोशिश उससे उसके बच्चे को दूर करने की है। लेकिन एफ अपने बच्चे के लिए किसी भी तरीके के टॉर्चर को झेल लेगा, जिसका साहस देते हुए नूरा उसे यही दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो लोग प्लेन की तरफ बढ़ते हैं, जिन पर बाहर से गाइड और नजर रखने का काम उनका पार्टनर जिम कर रहा है। तो अब उस प्लेन के अंदर जाने के बाद वो दोनों यही नोटिस करते हैं कि सारे के सारे पैसेंजर्स एक ही जगह पर बिल्कुल शांत बैठकर मर गए हैं, जो काफी अजीब भी है, क्योंकि उन पर ना तो कोई लड़ाई झगड़े के निशान है और ना ही किसी इन्फेक्शन के। बस सारे इंसानों की स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो गई है कि वो पूरे ठंडे हैं, जिन सभी के शरीर में उनकी एक मात्रा तक नहीं। और प्लेन में उन्हें काफी सारे अमोनिया के होने के शक भी हो रहे हैं, जो दावे में तब बदलते हैं जब वो लोग यूवी लाइट को ऑन करते हैं, जहाँ उन्हें अमोनिया के साथ साथ कई सारे बायोलॉजिकल दाग भी मिल जाते हैं, जो प्लेन के कार्गो रूम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर चेक करने की जिम्मेदारी अब रैफ की है। और नूरा कॉकपिट की तरफ जाती है, जिसका दरवाजा खुला हुआ है। और ये बात जिम को काफी ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि एक्सपर्ट उसे यही बताते हैं कि प्लेन के कॉकपिट के दरवाजे हमेशा लॉक रहते हैं, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस बारे में जिम उसे बताता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती। और फिर जिम ये बात रैफ को बताता है, जो नूरा की मदद के लिए वहाँ से भागा दौड़ा चला जाता है। जिसके बाद सडनली प्लेन के 4 पैसेंजर्स उठ जाते हैं और रैफ सीधे मेडिकल टीम को बुलाने की गुजारिश करता है जिम से। जिसके बाद अगले सीन में हमें स्टोन हार्ट बिल्डिंग दिखाई जाती है, जो कि मिस्टर इडविच पामा की है, जिनकी उम्र के चलते अब वो काफी ज्यादा बीमार रहते हैं और उन्हें डायलिसिस है और उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, यानी कि बूढ़े होने के कारण उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जिसके बाद वहाँ पर उनसे मिलने के लिए थॉमस इकोस नाम का कैरेक्टर आता है, जो आते के साथ में ही मिस्टर पाल्मर को एयरपोर्ट की सिचुएशन और 4 सर्वाइवल्स के साथ साथ पैकेज की भी कंफर्मेशन देता है। और वो पैकेज क्या है उसकी डिटेल हमें अगले सीन में ही मिल जाती है। लेकिन उससे पहले एफ का बॉस सर्वेंट आकर जगह का मुआयना लेता है, जिसके बाद एफ उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, यही बताते हुए कि अब तक उन्हें ये नहीं पता इन सारे के सारे पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या, और जो 4 मरे हैं वो उन्हें क्वारंटीन करने की परमिशन भी मांगता है, जो पहले तो उसे एबर्ट नहीं देता, यही बोलकर कि इससे प्रेस में हंगामा होगा और लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। लेकिन जब नोरा उसे सिचुएशन कितनी बुरी है ये समझाती है, तब एबर्ट मान जाता है और प्रेस को ना बताने की कंफर्मेशन भी देता है। और दूसरी तरफ वो लोग क्वारंटीन जोन में उन 4 पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं और यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन में उन सभी के साथ में क्या हुआ, जिस बारे में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि उन सभी को कुछ भी याद नहीं कि असल में उन सब के साथ क्या हुआ था। बस उन्हें इतना ही पता है कि प्लेन की लैंडिंग के टाइम पर एक रोशनी आई थी और वो सभी ब्लैकआउट हो गए थे और अब उनकी आंख इस सिचुएशन में खुली है।
और उन पेशेंट्स की बात करें तो उनके नाम कैप्टन डॉयल, एंसिल, जोना लुइस और गैब्रियल है। जिसके बाद वहाँ पर एफ और नूरा को आकर डिस्ट्रैक्ट जिम करता है यही बोलकर कि उन्हें कार्गो डिपार्टमेंट वालों की तरफ से किसी बड़े से बॉक्स की रिपोर्ट दी गई है जिसका लिस्ट में नाम नहीं। और जब वो लोग जाकर उसे चेक करते हैं तो वो बॉक्स पूरे 10 फीट लंबा होता है और उसके अंदर से कड़ी भी लगी हुई होती है। जो बात नूरा नोटिस करती है, जिस बॉक्स के अंदर सिर्फ मट्टियाँ ही भरी पड़ी है। और कड़ी का नाम सुनकर एफ को कहीं न कहीं इसी बॉक्स पर शक होता है जिससे प्लेन के सारे पैसेंजर्स मर चुके और 4 बच गए हैं। और इसकी जिम्मेदारी वो बिशप नाम के बंदे को दे देता है यही पता लगाने की कि ये बॉक्स असल में है किसका। और बिशप ये भी कहता है कि पूरे 10 फीट का बॉक्स एयरपोर्ट पर किसी भी सिक्योरिटी की लिस्ट में अनचेक्ड रहे और कोई भी ऑफिसर उस पर नजर ना डाले, ये चीज इम्पॉसिबल है, वो भी खास करके ऐसे जमाने में। लेकिन बिशप को यकीन है कि कोई ना कोई तो उसके पीछे होगा ही और उसी की जिम्मेदारी बिशप को दी गई है। और दूसरी तरफ टीवी पर अब भी इस एयरपोर्ट की मिस्टीरियस न्यूज चल रही है जिसे मैट भी देखते हुए एफ के बेटे से यही पूछता है कि इस सिचुएशन को उसके पिता हैंडल कर भी रहे हैं या नहीं। जिसके जवाब में जैक यही कहता है कि उसके पिता अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और ये भी कि उन्हें करना क्या है। जिसके बाद वो अपने पिता को गुड नाइट का मैसेज भेजता है और उसके पिता एफ भी उससे रिप्लाई करते हैं, जिनसे बात करने के लिए नूरा वहाँ पर आकर उन्हें दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लोग इस केस को भी सॉल्व कर लेंगे। और फिर दूसरी तरफ हमें बिशप का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो उस बॉक्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के पीछे पड़ा है कि असल में ये बॉक्स आया कहाँ से है। लेकिन इसी बीच बिशप को कहीं से फुसफुसाने की आवाज आती है जो बाकी दूसरे किसी को भी सुनाई नहीं देती। जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करते हुए सीधे उस क्रिएचर तक पहुंच जाता है जो जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ है। लेकिन बिशप उसे देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो क्रिएचर उठकर बिशप के शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल लेता है और उसके सर को वहीं पर फोड़कर तुरंत भाग भी जाता है। और फिर अगले सीन में हमें थॉमस फिर से अगस्टिन नाम के बंदे को ढूंढते हुए दिखाया जाता है जिसे वो बॉक्स लाने का काम देता है और साथ ही साथ ये धमकी भी कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी माँ की इमिग्रेंट के सच और उसके भाई के क्रिमिनल रिकॉर्ड को वो काफी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में डाल देगा। और अगर अगस्टिन ये काम कर देगा जिसकी अरेंजमेंट थॉमस ने पूरी तरीके से कर रखी है एयरपोर्ट पर, तो उसकी माँ की इमिग्रेंट नाम और भाई के क्रिमिनल लिस्ट को भी वो पूरी तरीके से गायब करवा देगा। जिस काम को करने के लिए अगस्टिन मान जाता है और थॉमस उसे 3 रूल बताता है उसी बॉक्स से रिलेटेड कि बॉक्स लेकर उसे सीधे मैनहट्टन के ब्रिज के पास आना है और कहीं पर भी रुकना नहीं और सबसे इम्पोर्टेंट उस बॉक्स को खोलकर देखना नहीं है। जिस बात को सुनकर अगस्टिन वहाँ से चला जाता है यही धमकी देकर कि इन सब के बाद वो थॉमस का कोई भी काम नहीं करेगा और थॉमस उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और वही अब एयरपोर्ट पर अब्राहम भी पहुँच गए हैं जो अपनी उम्र का फायदा उठाकर जिम तक पहुँच जाते हैं, वो भी इतनी सिक्योरिटी के बीच, यही पूछते हुए कि क्या वो इंचार्ज भी है या नहीं और वो उन्हें प्लेन का राज बता सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी डिटेल्स रिवील करने की जिम्मेदारी ऐप को दी गई है। जिन फैमिली और प्रेस के सामने आकर ऐप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है यही बताते हुए कि प्लेन के सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं सिवाय 4 के, और ऐसा क्यों हुआ वो लोग अब भी उसकी जांच कर रहे हैं। जिस पर जैसी ही कोई रिपोर्ट आएगी तो वो लोग बॉडी और इन्फॉर्मेशन रिलीज कर देंगे। जिस बात को सुनकर एक शख्स वहाँ से बाहर आता है और ऐप को थप्पड़ मारकर यही कहता है कि उसमें इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं, और अगर है तो उन्हें और बिल्कुल भी ना वेट करवाते हुए उनकी फैमिलीज की मेंबर की डेड बॉडी दे दी जाए। जिस बात से और आगे ना बढ़ते हुए ऐप अपनी बात को यहीं पर खत्म कर चला जाता है और लोग उससे सवालों के जवाब के लिए बस वहीं पर खड़े रह जाते हैं जिन्हें पुलिस अंदर आने नहीं देती। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सारी की सारी डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम करने की जिम्मेदारी डॉक्टर बिनेट को दी गई है। वो वीडियो कॉल कर एफ और नूरा को सारी की सारी डिटेल देते हैं पोस्टमार्टम की, जिस पोस्टमार्टम में उनकी रिजल्ट यही निकल कर आई है कि उन सभी की मौत नेक पर किसी तरीके के कट आने की वजह से हुई है। जिस कट से उनके शरीर से सारे के सारे खून को निकाल लिया गया, वो भी प्रोटीन को अलग कर यहाँ तक कि वो खून किडनी और लीवर तक से गायब है। जिसका और पता लगाने के लिए नूरा और एफ वहाँ से सीधे प्लेन के कार्गो एरिया में जाने वाले हैं कुछ और सुराग ढूंढने के लिए। और वहीं जाते वक्त जिम उनकी मुलाकात अब्राहम से करवाता है जिसकी बात सुनने के मूड में एफ बिल्कुल भी नहीं। और अब्राहम उनसे पैसेंजर्स के बारे में पूछते हैं और डेड बॉडी के बारे में भी बताते हैं कि कैसे उनके शरीर से खून की सारी मात्रा चूस ली गई जो काम किसी एक ही शख्स का है, जिस बात पर एफ को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और फिर भी अब्राहम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यही कहते हैं कि अब उनकी बातें उसे काफी बेतुकी लगेगी, लेकिन उनकी सलाह यही रहती है कि जितनी भी डेड बॉडीज उनके पास है उन्हें जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर दिया जाए वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जिस बात को सुनकर एफ के सब्र का बांध टूट जाता है और वो पुलिस से अब्राहम को अरेस्ट भी करवा देता है और वही उनकी छड़ी से स्वॉर्ड निकालकर जिम भी चेक कर लेता है। और जाते जाते अब्राहम कॉफिन का जिक्र भी करते हैं, यानी कि उस बड़े बॉक्स का, जिस बात को सुनकर नूरा काफी ज्यादा शॉक में चली जाती है कि अब्राहम को इतना सब कुछ कैसे पता है। और अब्राहम वहाँ पर यही कहते हैं कि अगर उन्हें वो कॉफिन मिला है तो उन्हें जल्द से जल्द उस कॉफिन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिसके बाद वो मॉन्स्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अब्राहम की बात पर किसी भी बिलीव नहीं सिवाय नूरा के, जो उस प्लेन के कार्गो एरिया में जाने के बाद भी अब्राहम की बात को भूल नहीं पा रही। और कहीं न कहीं वो एफ को इसी बात को लेकर कन्विंस कर रही है कि उन्हें जाकर कॉफिन की और जांच करनी चाहिए, जिसे एफ वहाँ पर कॉफिन नहीं बल्कि बॉक्स ही बुलाता है और यही कहता है कि उसे
उस शख्स की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो अपने साथ इतनी बड़ी स्वॉर्ड लेकर घूमता है और 200 डेड बॉडीज को ऐसे ही डिस्ट्रॉय करने की बात भी करता है। जिस बातों के दौरान एफ को वहाँ पर उस कार्गो एरिया में एक वॉर्म मिलता है जिसे वो सैंपल के लिए रख लेता है और नूरा की नजर ऐसे ही और वॉर्म्स पर जाती है और उस मट्टी पर भी जो उस कॉफिन से निकली है, जिसके बाद वो दोनों सीधे उस कॉफिन को देखने के लिए एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में जाते हैं जहाँ उन्हें वो कॉफिन नहीं मिलता और वो लोग आसपास की सिक्योरिटी से उस बारे में पूछते भी है जिन्हें उस बॉक्स के यानी कि कॉफिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर एयरपोर्ट के सीसीटीवी से वो लोग उस कार्गो एरिया में चेक करते हैं जहाँ वो बॉक्स 1 सेकंड में होता है और अगले सेकंड बिल्कुल भी नहीं। और फिर एफ के कहने पर उस फ्रेम को स्लो किया जाता है जिसमें उन्हें वुडी मॉन्स्टर उस 500 पाउंड की कॉफिन को उठाकर कुछ ही सेकंड्स में वहाँ से गायब होता हुआ नजर आता है, जो चीज इम्पॉसिबल है। जिसके बाद एफ उस वीडियो की टाइमिंग भी चेक करता है जो बस 7 मिनट ही पुरानी है, यानी कि वो कॉफिन अब भी एयरपोर्ट पर ही है जिसे कोई निकालने की कोशिश कर रहा है। और हम अगले सीन में उस काम को अंजाम देते हुए अगस्टिन के कैरेक्टर को देखते हैं जो वहाँ पर एक वैन को पिक करने आया है, जिस वैन के अंदर वो कॉफिन भी रखा हुआ है और साथ ही साथ उसकी पेमेंट भी, जिसे लेकर वो सीधे एयरपोर्ट से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एफ फोन कर जिम को बता देता है कि एयरपोर्ट से कोई भी बड़ी वैन बाहर नहीं जानी चाहिए और उसी एयरपोर्ट के गेट पर अगस्टिन को रोका भी जाता है। और कुत्ते के चेक करने पर जब वो कुत्ता भौंकता है तो ऑफिसर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है और अगस्टिन उसे कार्ड दिखाता है जिस कार्ड के कोई भी मायने नहीं है। लेकिन जिम के वहाँ पर आने से जिम उस कार्ड को पहचानता है और उस ऑफिसर को यही कहता है कि ये उनकी वैन है जिसे यहाँ से बाहर जाने की परमिशन दे देनी चाहिए, वो भी बिना किसी सवाल के। जिसे ले जाते वक्त जिम उसे लास्ट वार्निंग देकर यही कहता है कि वो थॉमस से कहेगा कि अब दोबारा वो उसका काम नहीं करेगा और ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगस्टिन उसकी बात को बिल्कुल बिना सुनते हुए बस वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद टीम एफ के पास जाकर यही अपडेट देता है कि उसे वो बॉक्स किसी भी वैन ट्रक में नहीं मिला। जिसके बाद एफ उस बॉक्स को कॉफिन कहता है, जिस बात से नूरा खुश होती है। और फिर जिम उनसे पूछता है कि अब शुरुआत कहाँ से करनी है, जिसके जवाब में एफ उसे उन्हीं वॉर्म्स का सैंपल दिखाकर यही कहता है कि यहाँ से उनकी परफेक्ट शुरुआत होगी। और दूसरी तरफ हम मॉर्ग रूम में डॉक्टर को अब भी उन डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करते हुए देखते हैं, जिसके दौरान एक हार्ट से वॉर्म्स निकलकर उनके हाथ में जाते हैं, जिसे वो काफी मेहनत कर निकाल तो लेते हैं। लेकिन उसी वक्त उस मॉर्ग की सारी डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और डॉक्टर पर हमला कर उन्हें वहीं पर मार देती है। और दूसरी तरफ हम जेल में ऑफिसर को अब्राहम को डालते हुए देखते हैं, इसी कंफर्मेशन के साथ कि मंडे तक उसकी बेल नहीं होगी, जिसके अरेस्ट की खबर थॉमस तक पहुंच गई है, जिसे पहुंचाने का काम मिस्टर पॉल्मर ने किया है। और इसके जवाब में थॉमस यही कहता है कि उस जूइश को वो देख लेगा, बाकी की सिचुएशन पर मिस्टर पॉल्मर ध्यान रखे। जिस जवाब में मिस्टर पॉल्मर यही कहते हैं कि कई सालों बाद उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। जिसके अगले सीन में हम अगस्टिन को देखते हैं जो उस पार्सल को ले जाते हुए अपने घर पर कॉल करता है और यही कहता है कि वो अब भी काम कर रहा है और जल्द ही घर पर आ जाएगा, जहाँ पर उसका क्रिस्पिन भी है या नहीं। जिसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि क्रिस्पिन भी घर पर आ गया है और वो भी घर पर आ जाए। जिसके जवाब में अगस्टिन यही कहता है बस वो 1 घंटे में घर आ जाएगा। और फिर अगस्टिन फोन रखकर यही कहता है कि जब से ये कॉफिन अब उसकी लाइफ में आया है उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और आई होप कि आगे भी अच्छा ही हो। और फिर एपिसोड को खत्म करते हुए हमें नरेशन यानी कि अब्राहम की वॉइस सुनाई देती है जो हमें फिर से प्यार के मतलब को बताते हुए यही बताते हैं कि भूख और प्यार में कोई भी फर्क सिर्फ इसीलिए नहीं है कि प्यार कितना भी पुराना और हमें कितना भी धोखा क्यों ना दे दे, लेकिन इंसान फिर भी उसके पास खींचा चला जाता है। जिसका मतलब हमें उस एपिसोड के एंड होते हुए दिखाया भी जाता है, जिस सीन में हम एमा के पिता को रोता हुआ देखते हैं, जिनकी आवाज को सुनकर उनकी मरी हुई बेटी जो उस मॉर्ग से निकलकर सीधे घर पर आ गई है और अपने पिता से यही कहती है कि उसे काफी ठंड लग रही है। जिसके पिता बिना कुछ देखे अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं, यही कहते हुए कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। और हम एमा की आंखों में वही ब्लिंक देखते हैं जैसा हमने थॉमस की आंखों में देखा है, यानी कि एमा में कुछ तो गड़बड़ है, जिसका पता हमें अब अगले एपिसोड में चलेगा। क्योंकि पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी कि ये शो आपको पसंद भी आ रहा है या नहीं। और बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।